नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसको अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें 9 लेक्चर आपके पहले से हो चुके हैं। आप उम्मीद हम करते हैं कि आप 1 बाय 1 सारे लेक्चर देखे होंगे। अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे होंगे तो ये गारंटी है आपको सारी चीजें 1 बाय 1 समझ में आ रही होंगी। क्लास स्टार्ट होने से पहले पिछली क्लास को हम लोग रिकैप करते हैं, फिर आगे की क्लास को बढ़ाते हैं। तो आपको एक तरीके से कनेक्टिविटी भी मिल जाता है। क्लासेस छोटी छोटी ही हो रही हैं, बहुत लंबी क्लासेस नहीं हो रही, पर जो भी क्लासेस हो रही हैं आपको पूरा कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। जल्दबाजी में बातें नहीं है, समझदारी बहुत जरूरी है, हमारे और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो बेहतरीन करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और फिर आगे समझते हैं कि क्या होने वाला है। आज की क्लास जो है वो क्लास 10 है और पहला अध्याय चल रहा है। आपके सामने हम सब लोग फर्स्ट चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं, और भी जो क्लासेस है वो सुचारू रूप से चल रही होंगी। आप रेगुलर 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे ऐप के माध्यम से। उसके बाद आप भी अपना समय अपने आप पर दे रहे होंगे, तो जिससे मतलब आपका एक कंप्लीट कवरेज हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ये बदल दीजिएगा। चलिए, कॉफी पिलाएंगे? ठीक। चलिए, तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या क्या बातें हुई थी? पैरेललोग्राम लॉ पूरा डिस्कस कर दिया गया था। पैरेललोग्राम लॉ के बेसिक्स हम सब लोग जान लिए थे, और कुछ नया नहीं किया है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ते रहते हैं यार, कि लंब, कर्ण, आधार, यही सब चलता रहता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ नया हम कहाँ कर रहे हैं। बस आप सोचिए कि इम्प्लीमेंट करने का आपको भी नजरिया बदलना चाहिए। आप कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट आप कर सकें, क्योंकि हमें हमें अपने आप से इम्प्लीमेंट करने से कोई बहुत फायदा नहीं दिखता। दिखता है कि आप सोच पाए कि यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जाए तो बेहतर है। आपके अंदर वो सोच पैदा करनी है कि आप समझ पाए कि इस समय यही हमारे लिए सूटेबल बात है, और अगर ये हम बेहतर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हुए आगे की चीजों को समझते हैं। क्या है केस 1 2 3 हम लोग कर चुके थे। केस 4 ये था कि इफ P इक्वल टू Q, अगर दोनों बल बराबर हों, तो इस पर बातें खूब डिटेल में हुई थी। फिर से रिकैप कर दे रहे हैं। केस 4 3 तक तो आपको कोई डाउट भी नहीं होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। बोथ फोर्सेस आर इक्वल, इफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन दिस टू, तो आप यहां से कह सकते हैं रिजल्टेंट इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2, 2p cos theta by 2, and alpha equal to theta by 2. Alpha is the angle between resultant and these two forces. So the resultant will pass out with exactly midway of the forces. तो ये ध्यान रखिए, अगर बीच का एंगल 60 है तो अल्फा 30 डिग्री होगा। कब? जब दोनों बल बराबर होंगे तब। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर दोनों बल बराबर नहीं, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि रिजल्टेंट हमेशा लार्जर फोर्स की तरफ झुका होता है। बड़े की तरफ झुकाव यार दुनिया की होती है। बड़ा लड़का, बड़ा बेटा है, तो उसकी तरफ झुकाव पूरे परिवार का रहता है, पूरे सदस्य हर कोई उससे जुड़ा रहता है। हाँ, छोटे में दुलार ज्यादा रहता है, पर झुकाव इंक्लिनेशन हमेशा बड़े की तरफ रहता है। तो ध्यान रखिए, रिजल्टेंट क्या है कि दोनों का हम नेट क्या बताने वाले, जो दो लोग मिलके करेंगे वो हम अकेले करने वाले हैं, कहे टेंशन ले रहे हो। जो दोनों का प्रभाव होगा वही रिजल्टेंट का अकेले प्रभाव होगा। तो रिजल्टेंट आपका एग्जैक्टली मिड में भी हो सकता है, और अगर आपके दोनों बल अलग अलग हैं तो बड़े की तरफ झुका होता है। हमेशा लार्जर फोर्स की तरफ ही रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन रहता है, ये बात ध्यान रखिए। अब इसी में केसेस, इसी में सब केसेस की बात करें 4 में, अगर थीटा आपका 0 हो, तो थीटा 0 होगा तो गारंटी आर जो आ जाएगा वो 2p के बराबर आ जाएगा। आर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? आर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 2p आ जाएगा। इसमें कौन सी नई बात है? आप देखिए ध्यान से,
अगर यहाँ थीटा 0 रखें, कॉस 0 का मान 1 होता है। अगर इसी में थीटा 90 हो और दोनों इक्वल हो, थीटा 90 हो तो 90 का मतलब 45 हो जाएगा, और यहाँ से आर का मान √2p आ जाएगा। तो जब दोनों बराबर होने के साथ साथ, जब दोनों फोर्सेस इक्वल होने के साथ साथ, जब दोनों फोर्सेस आपके क्या हो, इक्वल होने के साथ साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उस समय रिजल्टेंट आपका क्या होगा, 2p। और अल्फा इक्वल टू यहाँ 45 डिग्री आएगा, थीटा/2। वहां थीटा अल्फा इक्वल टू इस केस में क्या आएगा, 0 डिग्री। ऐसे अगर दोनों अपोजिट हो, अगर आपका दोनों क्या हो, अपोजिट हो, तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। उस समय रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। if both forces are equal in magnitude and opposite to each other, इक्वल तो हो, इक्वल का मतलब ये बातें, इक्वल तो हो तो ये बातें, और इक्वल होने के साथ साथ अपोजिट हो, तो उस समय यहाँ 180 रखोगे, cos 90 आएगा और 0 आ जाएगा। तो इक्वल अपोजिट हो, इक्वल के साथ साथ क्या हो, अपोजिट हो, तो गारंटी है आपका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गई बात, एकदम समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये हर समय आता है, हर समय हर एग्जाम में आता है। रातों को आप सो रहे हैं तब भी आपको आता है, याद आता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए भाई, कुछ छोड़ना नहीं, सब करना है। अगर आपके बोथ फोर्सेस इक्वल हो, both forces are equal in magnitude, equal in magnitude, if both forces are equal in magnitude, बात समझ में आ रही है, both forces are equal in magnitude, then resultant will come out 2p cos theta by 2। और इसी में एक बात कह दिया, इसी में, और कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और रिजल्टेंट जो है वो फोर्स के ही बराबर है, किसी एक फोर्स, अब भाई दोनों बराबर तो किसी एक फोर्स के बराबर है, जो रिजल्टेंट है वो किसी एक फोर्स के बराबर है। तो उस सिचुएशन में आप हमें ये बताएंगे कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो ये बहुत बार आता है। तो रिजल्टेंट अगर P ले लो और ये हो गया 2p cos थीटा बाई 2, तो आप यहां ध्यान रखिए 1/2 इक्वल टू आएगा cos थीटा बाई 2, और cos 60 का मान 1/2 होता है, आपको शायद याद हो। तो थीटा यहां से आ जाएगा 120 डिग्री। बात समझ में आ रही, अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हों और उनका रिजल्टेंट भी उस फोर्स के बराबर हो, अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हो और उनका रिजल्टेंट भी उस फोर्स के बराबर हो, तो उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। मतलब क्या है कि अगर दो इक्वल फोर्सेस ऐसे P और P, ये P हो ये P हो, तो आप ध्यान रखिए, और इन दोनों के बीच का एंगल 120 हो, तो उस समय रिजल्टेंट भी P के बराबर होता है। उस समय रिजल्टेंट भी क्या होता है, P के बराबर होता है, ये भी P के बराबर होता है, और ये एंगल आपका एग्जैक्टली 60 डिग्री होता है। समझ में आया कि नहीं। तो अब इसके दूसरे तरीके से, कि अगर दो इक्वल फोर्सेस हैं तो उनका रिजल्टेंट उस फोर्स के बराबर तभी होगा जब दोनों बल 120 डिग्री पर हो। पहला तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि अगर रिजल्टेंट उन दोनों फोर्स के बराबर है तो दोनों के बीच का एंगल बताओ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होता है कि दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। और दूसरा आता है कि दो इक्वल फोर्स के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो आप कह सकते हैं उन दोनों में से किसी एक फोर्स के बराबर। अगर दो फोर्सेस, तो आप देखिए इक्वल वाले में भी 3 केस हमने आपको कराया। अगर दो फोर्सेस इक्वल हैं, एक पॉइंट पर लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट होगा 2p cos थीटा बाई 2। p इज द फोर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस। उसी में अगर थीटा 0 हो जाए तो आपका आर रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो 2p के बराबर आ जाएगा। 90 हो जाए तो रिजल्टेंट √2p आ जाएगा। दो इक्वल
दो इक्वल परपेंडिकुलर फोर्स हो, दो इक्वल परपेंडिकुलर फोर्स हो तो रिजल्टेंट टू अंडर रूट 2p होता है। रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट 2p होता है। और उसी में अगर आपका अपोजिट हो जाए तो जीरो आ जाएगा, और उसी में अगर आपका 120 डिग्री पर आ जाए तो रिजल्टेंट जो होगा वो आपके किसी एक फोर्स के बराबर ही हो जाएगा। इतने केसेस हमने आपको डिटेल में करा दिए, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि रिजल्टेंट का झुकाव हमेशा बड़े फोर्स की तरफ होता है। तो 1 2 3 केस हो गया। नेक्स्ट हमने आपको ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट नोट रखते रहिएगा, समझते हुए चीजों को आगे बढ़ते रहिएगा। आने को कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगला ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर के किताबों में आपको मिला है। तो इफ आपका आ गया, इफ P इक्वल टू Q, मतलब इफ F1 इक्वल टू F2, इफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल, इफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल, तो यहां केवल दो बातें कह सकते हैं सर, R इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2 एंड एंगल अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। बस इतना, मैग्नीट्यूड बताए, डायरेक्शन बताए, मामला खत्म। आगे, द झुकाव ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, द इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स बिगर फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का हमेशा झुकाव बड़े फोर्स की तरफ होता है। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, परिणामी का झुकाव हमेशा बड़े की तरफ होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसको जो केसेस करा रहे इन्हीं सब में से क्वेश्चंस है। अगला केस 6, केस 6। अब आप अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए यहां पर 3p लग रहा है और इधर 2p लग रहा है, इन दोनों का बीच का 90, तो गारंटी है जो रिजल्टेंट होगा वो 45 लेस देन 45 डिग्री से ही होगा, इधर से ही पास करेगा। इसमें आप ध्यान रखिए, एंगल जो भी रिजल्टेंट का आएगा पहले वाले से वो लेस देन 45 ही होगा। वो लेस देन क्या होगा? 45 होगा। उसमें कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। चीते की चाल, बाज की नजर और हमारी स्टडी पर कभी शक नहीं करते, ठीक है। तो वही आप ध्यान रखिए। अगर आपको अब ऐसे देखिए, इतना दिमाग खोल के रखेंगे तो कभी भी क्वेश्चन आया, अरे तरीके, ये तो रिजल्टेंट जो बड़के की तरफ झुका होगा और जब बिगर फोर्स की तरफ उसका झुका होगा तो गारंटी है अल्फा का मान 45 से कम। और अगर एक ही ऑप्शन है, तुम ही सही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो तुरंत उसको लगा के निकल लिए, वहीं से मामला खत्म हो गया, ठीक है। खैर चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर बढ़ते हैं और एक नए तरीके से फिर समझते हैं। अगला क्वेश्चन, दो बल्लों, अरे गुरुजी हिंदी में लाए हो? हाँ हिंदी में लाए, मजा लेने के लिए। दो बलों P और Q का परिणामी R है, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज इक्वल टू R। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज इक्वल टू R। दो बलों का परिणामी R है। इनमें से एक बल की दिशा विपरीत कर देने पर, if B change the or not change, be opposite the direction of one force, ठीक है। if we oppose the angle direction of one force, then resultant क्या हो जाता है? Resultant of new two forces is R dash। तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? अब आएगा, अभी आएगा। कोई दो बल है, ठीक है भाई, कोई दो बल है, ऐसे दो बल, कोई दो बल हैं जो P है और क्या है? Q है। किन्हीं दो बल P और Q, और इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। इस समय इनका रिजल्टेंट जो है वो R है। तो R क्या है? R क्या है? R है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, 2PQ कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इनमें से किसी एक बल की डायरेक्शन बदल दें तो भैया बदल दो, क्या दिक्कत है? अगर बदल दे तो P तुम ऐसे रहो, हम Q को ऐसे उल्टा कर दे, ये
P है, डायरेक्शन बदल दिए, डायरेक्शन बदलने का मतलब मैग्नीट्यूड बदलना थोड़े होता है। तो अब दोनों के बीच का एंगल थीटा रहेगा कि 180 माइनस थीटा रहेगा। अगर पहले एंगल थीटा था, ये पहले क्यू था, हमने उल्टा मार दिया, तो जब मार दिया तो अब एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, बिकॉज इट वाज थीटा। और अब जो रिजल्टेंट है वो आर डैश है, और आर डैश जो होगा वो क्या होगा, पहले बल का स्क्वायर प्लस दूसरे बल का स्क्वायर प्लस पहला दूसरा बल, मैग्नीट्यूड तो वही है, पर अब जो एंगल है वो बदल गया, पाई माइनस थीटा। देखिए, एक तो ये है कि ग्राफिकली बनाया, पी क्यू अभी भी है पर एंगल बदल गया, तो ग्राफिकली बना के, नहीं तो आप किसी एक बल में पी या क्यू को जिसको बदले उसको माइनस ले लीजिए, हो जाएगा तुरंत। एंगल वही रहने दीजिए, एंगल वही रहने दीजिए, एक को माइनस ले लीजिए, या फिर एंगल आप नया वाला समझ लीजिए। तो फिजिकली बात ग्राफिकली यही है कि अब एंगल बदल गया है। तो आर डैश जो आएगा, आर डैश जो आएगा वो आएगा पी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा। अब ये नहीं है कि आप क्यू बदले तो माइनस क्यू हो गया, नहीं, जब आप एंगल बदल रहे हैं तो माइनस क्यू का ही। अब हमें तो कोई सिंपल आपसे कहे कि भैया ये ऐसे दो बल हैं, इन दोनों का बीच का कोण पाई माइनस थीटा है, तो रिजल्टेंट बताओ, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, रिजल्टेंट आप सिंपली कुछ नहीं करने वाले, आप केवल ये करेंगे कि भाई दो बल है, दोनों के बीच का एंगल मालूम है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और कॉस जो दोनों बीच का एंगल, कॉस दोनों के बीच का एंगल। अब दोनों अगर मतलब आपको सर डायरेक्शन बदल दी, अरे डायरेक्शन बदलने की वजह से तो पाई माइनस थीटा हो गया। अभी नहीं कि पाई माइनस थीटा भी कर दिए माइनस क्यू भी कर दी, दो बार क्यों करोगे भाई, आप डायरेक्शन बदले, इसी कारण ही तो एंगल पाई माइनस थीटा हुआ। तो या तो आप पाई माइनस थीटा कर लो और या तो माइनस क्यू कर लो, दो में से कोई एक कर लो, बात वही होगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। ये आया, अब ये निकालना था क्या, ना 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 मुन्ना ना, निकालना क्या था, निकालना ही प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था, आओ आओ प्रूफ करें। तो प्रूफ ये करना था कि पहले का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर, अगर देखिए पहले का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और दूसरा आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। अगर हम देखें तो ये दोनों कहे निपट लेते हैं, और फाइनली आएगा आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, दो बार हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। अगर दो फोर्सेस हैं, उनके बीच का रिजल्टेंट आर है, उन दोनों में से किसी एक का, उन दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन बदल देने पर नया रिजल्टेंट आर डैश हो जाता है। तो प्रूफ करिए आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर इक्वल टू, आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। तो आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए, तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अगला केस जो आपसे बोला गया था ये प्रूव कर दिए, दो बलों का परिणामी अगर आर है और इनमें से किसी एक को बदल दिया जाए, बल की दिशा बदल दिया है, तो परिणामी आर डैश हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर इक्वल टू 2
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। अब देखिए, यदि किसी पिंड पर दो समान बल कार्य करते हो तो बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जबकि परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर है। तो ये प्रूव कर चुके हैं ये केस। उस समय कोण जो होगा वो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 120 डिग्री। अगर अगला क्वेश्चन ये था केस नंबर 7 जो हम पहले ही कर चुके हैं, केस नंबर 7 को फिर से पढ़िए और आप भी ध्यान से दिए। इफ टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यदि किसी पिंड पर दो समान बल कार्य करते हो, इफ टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, these two forces. If two equal forces are acting on the body, then find out the angle between these two forces when परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर है, when resultant is equal to the each forces। तो जब परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर हो और समान बल हो तो उस समय दोनों बलों के बीच का एंगल 120 डिग्री हुआ। 120 डिग्री हम सब लोग ने प्रूफ किया है। तो ये केस भी हो गया। नेक्स्ट केस की बात करते हैं और ये हमारे ख्याल से लास्ट केस होगा। नेक्स्ट है लास्ट। किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो बलों पी और क्यू का परिणामी आर है। ठीक है, किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो बलों पी और क्यू का परिणामी आर है। बहुत बेहतरीन बात है। अगर कोई एक पिंड है और उस पर दो बल कार्य कर रहे हैं पी और क्यू, उनका परिणामी आर है। ठीक है, ठीक, परिणामी आर है। ये बल इस प्रकार है। किस प्रकार है ये बल? इस प्रकार है, यदि क्यू को दुगना कर दिया जाए, अगर हम क्यू को ट्वाइस कर दें, दुगना कर दें, तो नए परिणामी बल पी के साथ समकोण बनाता है। अगर क्यू को दुगना कर दिया जाए तो नया वाला किसके साथ, नया परिणामी बल, नया परिणामी बल क्या करता है, पी के साथ समकोण बनाता है। तो आप प्रूव करिए क्यू इक्वल टू आर, देन प्रूव दैट क्यू इक्वल टू आर। ठीक है, दो बलों का परिणामी आर है। ये कोई दो बल है, कोई दो बल है, ये P है और ये Q है। इनका परिणामी क्या है, R है। इनका रिजल्टेंट जो है वो R है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो बलों P और Q का परिणामी R है। ये बल इस प्रकार हैं कि अगर Q को दुगुना कर दिया जाए, अगर हम Q को क्या कर दें, दुगुना, तो देखिए दुगुना करेंगे तो दिशा तो बदलेगी नहीं। दुगुना करने का मतलब कि ये और ऐसे बड़ा हो गया। अगर Q को दुगना कर दिया जाए तो नया परिणामी P के साथ समकोण बनाता है। तो जो न्यू वाला रिजल्टेंट होगा वो P के साथ क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई, उसको भी हम सब लोग ध्यान देंगे। अरे वाह, क्योंकि ड्राइंग बनाने मैथमेटिकली बात नहीं करना है। बहुत ज्यादा मैथमेटिकल होने से फायदा है नहीं। बहुत ज्यादा मैथमेटिकल हो जाए कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
पहले आप समझिए, दो बल P और Q का परिणामी R है। मान लीजिए एंगल इन दोनों के बीच थीटा था, तो उस समय आप एक बात केवल इससे लिख सकते हैं कि R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और कुछ इसके अलावा आ भी नहीं सकता आपको। हाँ, tan अल्फा का मान पहले लिख सकते हैं। तो कोई दो बल है P और Q, दोनों का परिणामी एक R है, ठीक है। जब Q को दुगना कर दिया गया, Q को दुगना करने का मतलब कि इस Q को और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, तो ये पूरा जो हो गया ये क्या हो गया, ये ट्वाइस ऑफ Q हो गया। जब Q को दुगना कर दिया गया, मतलब Q को 5 था 10 कर दिया गया, तो अब जो नया परिणामी निकल के आया, जो आपके सामने नया परिणामी निकल के आया R डैश, क्योंकि अब जो है वो 2Q है और P है, तो अब जो है वो आपका क्या है, 2Q और P है। तो अब जो नया आपका आया R डैश, और ये 2Q है और ये क्या है, P है, और ये आपका थीटा था ही पहले। अब जो नया परिणामी है वो P के साथ समकोण बनाता है, ये क्वेश्चन ने कहा है कि नया परिणामी न्यू, तो क्या है, अगर Q को दुगना कर दिया जाए तो नया बल P के साथ क्या बनाता है, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां इस वाले केस से अगर हम tan 90 का मान रखें, तो tan 90 किसके साथ है, P के साथ है। tan 90 किसके साथ है, P के साथ, और ऊपर क्या है, Q की 2Q, 2Q साइन थीटा, 2Q साइन थीटा, और नीचे क्या होगा, प्लस 2Q कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम दूसरे केस की बात करें कि नया परिणामी P के साथ समकोण बनाता है, तो ये समकोण अल्फा का मान इस केस में अल्फा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, और tan 90 इक्वल टू P के साथ तो P बैठा दो, 2Q, अब 2Q है, Q नहीं है, 2Q साइन थीटा अपान, तो यहां से अगर देखें तो tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, 1/0 इक्वल टू होता है 2Q साइन थीटा, और नीचे होगा P प्लस 2Q कॉस थीटा, P प्लस 2Q कॉस थीटा, तो यहां से आएगा P प्लस 2Q कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस P अपान 2Q। देखेंगे कभी ऐसा करेंगे। ऐसा तब है जब दूसरी कंडीशन को हम अप्लाई कर रहे हैं कि Q को दुगना करने पर, Q को दुगना करने पर नया परिणामी P के साथ समकोण बनाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब ये कॉस थीटा आपको मालूम है, तो अगर हम पहले वाले में कॉस थीटा का मान रखें, तो R इक्वल टू आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2P अपान 2Q। तो यहां से आपका प्रूफ हो जाएगा कि R इक्वल टू Q, हेंस प्रूव्ड। यहाँ आप देखिए 2Q कट जाएगा, माइनस पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर कट जाएगा, और R इक्वल टू क्या आ जाएगा, P। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन था कि if the resultant of two forces P and Q equal to R, if the resultant of two forces P and Q equal to R, and R equal to under P square plus Q square plus 2PQ cos theta, if we make the Q, if we increase the Q to its twice of the value, if we increase the Q, if we increase the force Q to twice its value, मतलब अगर हम Q को डबल कर दें, ठीक है, अगर हम इफ बी डबल द वैल्यू ऑफ Q, मतलब Q जो हो 2Q, अब जब डबल करने का ये बिल्कुल नहीं होता कि डायरेक्शन बदल दो, डबल करने का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल दो, तो जिस दिशा में था उसी दिशा में रहेगा, तो अब 2Q, देन न्यू रिजल्टेंट, द न्यू रिजल्टेंट क्यों भाई न्यू, क्योंकि आपका P और नेक्स्ट दूसरा फोर्स 2Q हो चुका है, देन न्यू रिजल्टेंट मेक्स द एंगल 90 डिग्री विद फोर्स P, तो नया रिजल्टेंट P के साथ 90 डिग्री बनाता है।
न्यू रिजल्टेंट मेक्स या न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स पी, देन tan 90 इक्वल टू पी यहां ऐसे रखेंगे 2q साइन थीटा अपान p प्लस 2q कॉस थीटा, और ये जीरो तो ये नीचे का टर्म जीरो, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू एंड कॉस थीटा, दिस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बी पुट द this equation in this equation. On putting this equation, cos theta equal to minus p upon 2q, p square will cancel out and r equal to q. Then prove that, यही आपका क्वेश्चन भी था कि then prove that r equal to q. ठीक है, तो हम सब लोगों ने प्रूव कर लिया है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। केस आपके 8 केस करा दिए, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखिएगा, और सबके सब पार्टेड को भी हमने करा दिया है। नेक्स्ट आपका है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ट्रायंगल लॉ कोई है नहीं, इसको बार बार हम पढ़ाते आए हैं, इसलिए ऐसे ही पढ़ लीजिए। आप बार बार उसको, आपको भी लगेगा क्या गुरुजी ये तो आप पहले से पढ़ाते हैं। ट्रायंगल लॉ का दो तरीका है, आप पहले रिजल्टेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। रिजल्टेंट, तो अगर हम दो बलों को ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट एक सीक्वेंस में करें कि पहला बल दूसरा बल, एक सीक्वेंस में फर्स्ट साइड और दूसरी साइड, तो जो तीसरी क्लोज करने वाली साइड होगी वही इसकी क्या होगी, रिजल्टेंट। मतलब क्या है कि F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा, R होगा। F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा, R। अब ध्यान दीजिए, अगर ये देखें तो F1 इधर की तरफ है, F2 इधर की तरफ है, और ये आपका क्या बता रहा है, रिजल्टेंट। अब ये कहो, ये मत कहना कि सर ये पहली बार बना रहे हो, पता नहीं कितनी बार बन चुका, ये रिजल्टेंट है। अगर ये एक साइकिल में हूं, अगर ये क्या हूं, एक साइकिल में हूं, मतलब क्या है कि तीन फोर्सेस, अब यहां दो फोर्स है नहीं, तीन फोर्सेस हो, और तीनों फोर्सेस किसी एक ट्रायंगल के एक साइकिल में हूं, तो नेट क्या आने वाला, नेट जीरो आने वाला है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट के विपरीत तीसरा है, बराबर तीसरा है, और उसी लाइन में तीसरा है। ठीक है, तो दो नियम है, एक रिजल्टेंट प्राप्त करने का, और एक ये बताना कि अगर तीन बल हैं और तीनों बल किसी त्रिभुज की क्रमागत एक साइकिल में एक सीक्वेंस में साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो वो वहां पर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तीन बल, जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो थ्री फोर्सेस होंगे, और जब रिजल्टेंट की बात आएगी तो टू का हम एक रिजल्टेंट तीसरा निकालेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा रिजल्टेंट के प्रोस्पेक्टिव से। If two coplanar concurrent forces are acting on a body, if two coplanar concurrent forces are acting on a body, अगर दो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस आपका क्या कर रहे हैं, बॉडी पर लग रहे हैं, इफ टू कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कैन बी रिप्रेजेंटेड, किसी एक बॉडी पर दो समतलीय संगामी बल, समतलीय संकेंद्रीय बल लग रहे हैं, और कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ ट्रायंगल वन बाय वन। साइड्स किसी, देखिए ये आपके दो बल लग रहे हैं F1 एंड F2, दो बल आपके लग रहे हैं F1 एंड F2, एक पॉइंट पर लग रहे हैं, एक प्लेन में लग रहे हैं, और इसको हम साइड के दो ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि वन बाय वन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल sides of a triangle one by one, then vector which completed the closed triangle will be resultant of two forces, will be resultant of टू फोर्सेस। तो ये बात बचपन से यार पहले से चल रही है कि अगर वन बाय वन साइड से रिप्रेजेंट करे तो जो ये तीसरा लाइन होगा वही आपका रिजल्टेंट होगा। तो ये आप समझ भी गए होंगे, ओबी जो होगा वही आपका रिजल्टेंट एंड फॉर्म ओ ए बी क्लोज ट्रायंगल। इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है,
लामी भाई साहब चुराने की तैयारी में हैं। इसी बात को लामी भाई साहब चुराने की एकदम तैयारी में हैं। पढ़िए। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, थ्री नॉट टू। जब रिजल्टेंट था तो यहां टू, इसको अंडरलाइन करिए, क्या था, टू कोप्लेनर कॉन्करेंट। अब यहां पर थ्री की बात चल रही है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, for equilibrium of three coplanar concurrent force system. If three coplanar concurrent forces are acting on a body, if three coplanar concurrent forces are acting on a body, थ्री कोप्लेनर, तीन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट हो, तीन समतलीय संगामी बल, ठीक है। इफ थ्री कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाइन ऑफ एक्शन हो, संगामी मतलब एक ही पॉइंट पर लग रहा है। तो if three coplanar concurrent forces are acting on a body and be represented in magnitude and direction one by one from the sides of a triangle, one by one from the sides of a triangle, अगर किसी एक पॉइंट पर तीन बल लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, एक F3 लग रहा है, और ये वन बाई वन, ये F1 है, ये आपका क्या है, F1 है, ये आपका F2 है, और ये आपका F3 है। वन बाई वन from the sides of a triangle, then body will be in equilibrium because resultant force become zero, because resultant force become zero। इसका सिंपल सा ही मतलब था कि किसी एक पॉइंट पर अगर तीन बल लग रहे हैं, ये मान लीजिए F1, ये मान लीजिए F2, और ये मान लीजिए F3, तीन बल लग रहे हैं और तीनों इस तरह से हो कि इनको हम एक साइड ऑफ ट्रायंगल से दिखा सके, ये F1, ये F2 और ये F3, और इस तरह से हो कि हम साइड ऑफ ट्रायंगल से वन बाय वन दिखा सके, तो नेट फोर्स जीरो आएगा। कैसे पता चला नेट फोर्स जीरो यार, क्योंकि F1 F2 का जो रिजल्टेंट होता वो ये होता, और तीसरा फोर्स जो है वो दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर है। तीसरा फोर्स जो है वो क्या है, वो तीनों के इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर है। बात समझ में आ रही है ना। तो उस समय आपका क्या आ जाएगा, नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाए तो सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही। तो यही बात वो कहना चाह रहा है। For equilibrium of three coplanar concurrent force system, if three coplanar concurrent forces are acting on a body, तीन coplanar concurrent forces are acting on a body, can be represented, कैसे, can be represented, acting on a body can be represented in magnitude and direction one by one from the sides of the triangle, then body will be in equilibrium, net force will be in zero because resultant force becomes zero। यही बात है, किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों को परिमाण तथा दिशा में, किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों को परिमाण तथा दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रमागत तीन भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, यदि एक त्रिभुज की क्रमागत तीन भुजाओं से क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, तो ये तीनों बल संतुलन में होंगे। ये तीनों बल किस में होंगे, संतुलन में होंगे। तो ये कौन सी बड़ी बात है यार, तो पहले से ही चल रहा था सब कुछ।
ठीक है। तो इफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी and be represented in magnitude and direction one by one from the sides of a triangle, then body will be in equilibrium because resultant force becomes zero. ठीक है, तो यहीं पे body will be in equilibrium because resultant of the system of the force equal to zero. ये हो गया, ये हो गया। अब इसी बात पर हम और गौर करते हैं, इसी बात को हम और भी ध्यान देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इन दोनों के बीच का कोण अल्फा है, इन दोनों के बीच का कोण गामा है, बीटा है, और इन दोनों के बीच का कोण क्या है, गामा है। तो इस बात को हमने ध्यान से देखा कि अगर किसी बॉडी पर तीन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, सारे फोर्सेस क्या है, एक ही प्लेन में है और एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, और इनको हम साइड बाय साइड ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब बताइए F1 तो ये है ऐसे, F1 तो इधर है ना, और इन दोनों F2 के बीच का कोण ये क्या है, गामा है। तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस गामा। ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस गामा। ऐसे अगर हम ध्यान से देखें, ऐसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये F2 है और ये F3 है, और F2 और F3 के बीच का एंगल क्या है, ये अल्फा। तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। ऐसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये F1 और इधर क्या है, ये F3, और ये F3 के बीच का कोण ये बीटा है। तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस बीटा। ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से, ये F1 की डायरेक्शन है, ये F2 की डायरेक्शन है, और F1 और F2 के बीच का एंगल, खैर हमने इसको गलत बनाया, उस डायग्राम के हिसाब से ये गलत बना हुआ है, तो इस सबको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इस डायग्राम के हिसाब से ये गलत बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम सब लोग फिर से शुरू से, ये F1 है और ये F2 है। देखिए F2 उधर की तरफ था और फिर F3 ऐसे नीचे की तरफ है, और अगर ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सके तो नेट जीरो होगा, यही बात लॉ ऑफ ट्रायंगल ने कहा, कोई बात नहीं। अब यहां से ध्यान से देखें तो F1 F2 के बीच का गामा था, तो ये एंगल गारंटी है पाई माइनस गामा होगा। F1 इधर की तरफ और F2 उधर की तरफ, तो ये अगर गामा था तो ये आपका पाई माइनस गामा होगा। F2 ऐसे आगे की तरफ है और F3 नीचे, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल आपका पाई माइनस अल्फा होगा। ये एंगल आपका क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। ऐसे अगर देखें तो ये एंगल बीटा है F1 और F3, तो ये एंगल आपका पाई माइनस बीटा होगा। देखिए उसी तरीके से बनाइए जिस तरीके से आपके क्या है, ट्रायंगल्स में आपके सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अब क्या है कि किसी एक पॉइंट पर लगने वाले कोप्लेनर फोर्सेस को हम ट्रायंगल के वन बाय वन साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन बाय वन साइड से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर F1 और F2 के बीच का एंगल गामा है, तो आपने ये गामा दिखाया तो ये पाई माइनस गामा हो गया। अब ये एक ट्रायंगल है, ये एक क्या है, ट्रायंगल है। तो इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें आप ध्यान से देखें तो आप साइन रूल लगा सकते हैं। तो बाई या विद द हेल्प ऑफ साइन रूल, बाई यूजिंग ऑफ साइन रूल। अब साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में साइन रूल, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज जो होता है वो आपका सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, पर साइन रूल किसी भी ट्रायंगल के लिए, और इसमें यह है कि F1 अपान एक साइड और उसके सामने के एंगल का साइन, उसके सामने के एंगल का साइन, तो F1 अपान उसके सामने का एंगल साइन अल्फा। ऐसे फिर F2 अपान इसके सामने, तो क्या होगा, पाई माइनस बीटा। F2 अपान इसके सामने, ऐसे क्या है, F3 अपान
साइन F3 अपॉन साई पाई माइनस गामा, F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा, F2 अपॉन साइन पाई माइनस बीटा और F3 अपॉन साइन पाई माइनस गामा। F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा हो गया, क्लियर। F2 अपॉन साइन पाई माइनस बीटा और F3 अपॉन साइन पाई माइनस क्या हो गया, गामा हो गया। क्लियर हो गया ना ये बात, समझ में आई सारी चीजें। तो F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा, F2 अपॉन साइन पाई माइनस बीटा, F3 अपॉन साइन पाई माइनस गामा, ये आपका फाइनली हो गया। बात कब हुई, अगर किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रहे हो और वो तीनों फोर्सेस किसी भी ट्रायंगल के साइड के द्वारा 1/1 रिप्रेजेंट किए जा सकें तो वह सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये बातें हो जाएंगी। F1 अपॉन साइन बाइनस, तो क्या हम इसी को लिख सकते हैं, इसी को हम ध्यान से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा। F1 अपॉन साइन 180, साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा। तो इस बात को लामी ने ध्यान से देखा और लामी ने अपनी बात रख दी। मतलब एक क्या होता है ना कि किसी एक तरीके को दूसरे तरीके से कह देना, किसी एक ही बात को उन्होंने दूसरे के तरीके से कह दिया। क्या कहा कि F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू, अब यहां देखिए तो F1 ये है और अल्फा क्या है, F1 ये है तो अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, बाकी बचे दो बलों के बीच का एंगल। अगर F3 लें तो F गामा क्या, F3 के साथ गामा, गामा क्या है, बाकी बची दो फोर्सेस के बीच का एंगल। ऐसे अगर हम F2 लें तो बीटा क्या है, F1 और F3 के बीच का कोण। जो बल है उसका कोण से नहीं लेना देना, उसके अलावा जो दोनों बल हैं उनके बीच का एंगल है। और ये बात कब है, ये एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ, वो बेचारे क्या करें ना, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे नहीं, उनकी बात को लोग चुराते गए, जैसे अब हम ही पढ़ा रहे हैं, इसको लोग बेचते जाएंगे, बिकता रहेगा। हम भी बेवकूफ हैं, कर रहे हैं, ठीक है। कई बातें होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो आपको मिलता रहेगा, एक के बाद एक सीरीज मिलती रहेगी, आप भी खुश, हमारा आपका एक दूसरे का संबंध बनता जाएगा। ऐसे ही ट्रायंगल लॉ ने क्या कहा कि अगर किसी बॉडी पर तीन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों फोर्सेस किसी एक ट्रायंगल के 1/1 साइड से रिप्रेजेंट किए जाएं तो नेट फोर्स जीरो होगा, और जब नेट जीरो होगा तो सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इतने भी कहे के वो निपट लिए, पर इसको लामी ने बनाया कि F1, F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा बीटा गामा ऐसे हो तो बनाया जाए। और जब बनाया तो उन्होंने साइन रूल लगाते हुए ये बात कही, अब ध्यान सुनिएगा लामी ने क्या कहा। लामी ने कहा अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, और ये इसी से निकल के आया है। अब उन्होंने ये बात अपने से ऐड कर दी कि अगर किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, अगर किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस, और तीन कैसे, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं, तो लामी के लिए पहली बात तो लामी थ्योरम लगाने से पहले उस बॉडी पर सिर्फ तीन ही बल लगने चाहिए, तभी लामी के बारे में सोच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है ना कि आप किसी चीज को कब अप्लाई करेंगे, सारे शास्त्र आपके पास है, सारे आपके पास क्या है, फॉर्मूले आपके पास है, सारे डेरिवेशन है, सारी सोच है, पर कब कौन सा अप्लाई करूं। तो लामी के लिए पहली बात कि उस बॉडी पर सिर्फ तीन फोर्सेस लगने चाहिए, और वो तीनों फोर्सेस कोप्लेनर कॉन्करेंट होने चाहिए। वो तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन में और एक ही बिंदु पर लग रहे होने चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस जब हम कपल पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कॉन्करेंट की क्या बात होती है।
तो अगर किसी बॉडी पर 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब कि लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, क्लोज ट्रायंगल बना रहा है, ये वो समझ रहे हैं, लेकिन उसका क्यों बताएं? वो नहीं बोले, यही बोलेंगे कि 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस हो और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो किसी एक बल और बाकी बचे 2 बलों के बीच के कोण का साइन का रेशियो कांस्टेंट होता है। किसी एक बल बाकी बचे 2 बलों के बीच के एंगल के साइन का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये इन्होंने कहा, लेकिन तब कब होता है? जब कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो। कितने? 3। सिर्फ 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में हैं तो एक बल और जो बल है उससे नहीं, बाकी बचे 2 बलों के बीच के कोण के साइन का रेशियो कांस्टेंट होता है। यही लामी ने बताया कि ये होता है, तब होता है जब 3 बल हो, कोप्लेनर हो, कॉन्करेंट हो, इक्विलिब्रियम हो। कोप्लेनर, कॉन्करेंट और इक्विलिब्रियम, समतलीय, संगामी, साम्यावस्था, तीनों बातें ध्यान रखिए। लामी तब लगाएंगे, पहली बात 3 फोर्सेस होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में। तो यहीं पर लामीस थ्योरम, यहीं पर लामी थ्योरम, यहां तक बात हो चुकी है। ये सब क्लियर आप कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफ 3 फोर्सेस, 3 को अंडरलाइन करो, 4-5 होंगे, लामी नहीं सोचेंगे। इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल बोल दिया गया, अब जब पार्टिकल बोल दें तो ये आप 1 पॉइंट आप इसको कॉन्करेंट बोल सकते हैं। पार्टिकल ही क्या है? कॉन्करेंट। ठीक है। if 3 forces acting on a point, acting on a particle, मतलब 3 forces are concurrent, keep it in equilibrium. If 3 forces acting on a particle, keep it in equilibrium, each force is proportional to the sine of the angle between other 2 forces. मतलब आपने जैसे लिखा F1 upon sin alpha equal to F2 upon sin beta इक्वल टू F3 अपन साइन गामा, और इक्वल टू क्या लिखा? कांस्टेंट। तो यहां से आप ये भी तो लिख सकते हैं कि F1 प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, F2 प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। इसी को दूसरे तरीके से बोला गया है। कांस्टेंट, ये भी ऊपर वाला भी टर्म आता है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट फोर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 फोर्स इज कांस्टेंट, और ये भी आपका सही है। दोनों तीनों मतलब दोनों बातें सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है। तो क्या लिखा है? इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कीप इट इन इक्विलिब्रियम, each force, हर एक फोर्स is proportional to the sine of the angle between other two forces. एंगल बिटवीन मतलब जो फोर्स लेंगे उसका एंगल नहीं, अदर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल। ऐसे जैसे यहाँ अल्फा बीटा गामा है, देखिए 3 फोर्सेस हैं, तीनों देने की जरूरत नहीं, 2 दे दिया है, तीसरा निकाल लिया जाएगा, क्योंकि हमें ये बात पता भी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो क्या होगा? 360 डिग्री होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या होगा? 360 डिग्री होगा। तो कोई 2 फोर्सेस दिया जाए, आप निकालें। आगे ये लिखा है, यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे 3 बल संतुलन में हो, किसी एक पार्टिकल पर कार्य कर रहे, किसी एक कण पर कार्य कर रहे 3 बल संतुलन में हो, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या, साइन का मतलब हिंदी होता है ज्या, के समानुपाती होता है। इतना सा ही लामी थ्योरम है, और कुछ इसमें है नहीं। आगे इन सब चीजों को हम लोग प्रूफ जो किए हैं उस पर बात कर लेते हैं। खैर इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, और फिर इस पर आगे बातें और चर्चा करेंगे। लामी थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज केवल बेसिक्स हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स का हम सब लोग ने डिटेल एनालिसिस किया, उसके सारे केसेस को भी हमने टच किया। फिर ट्रायंगल लॉ को देखा, फिर ट्रायंगल लॉ के बाद लामी थ्योरम को देखा, और लामी थ्योरम की अब अगली सुनवाई हम लोग अगले अध्याय अगले लेक्चर में करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी इसी जोश के साथ। आप सब लोग रेगुलर क्लास करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत
धन्यवाद।